नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आपका कलेक्टर जी पर। तो आज है 8 अप्रैल। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल या 7 अप्रैल। तो आंसर है 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे। इसकी डिटेल्स देखते हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत 1950 में हुई थी और इस दिन को वैश्विक स्तर पर मनाने का फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लिया था। 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 1950 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर, तो इसकी स्थापना दिवस की वर्षगांठ कैसे हो गई तो देखते हैं। देखिए अगर हम लोग WHO के बारे में देखते हैं पहले, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, तो इसीलिए 1950 को उसकी स्थापना का वर्षगांठ कहा जा रहा है, मतलब 2 साल पूरे हो गए थे। तो 7 अप्रैल को स्थापना हुई थी WHO की, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस और मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। एक लास्ट पॉइंट बच गया हमारा कि वर्ष 2023 की थीम क्या है। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ये हमारी थीम है। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस महिला ने पुरुष क्रिकेट T20 मैच में पहली महिला अंपायर बनकर इतिहास रचा है। ऑप्शंस हैं क्लेयर पोलोसेक, किम कॉटन, एलोइस शेरिडन, कैथी क्रॉस। तो इनका आंसर है किम कॉटन। इसका आंसर है किम कॉटन। ये हैं किम कॉटन। किम कॉटन पहली महिला अंपायर बनी हैं जिन्होंने पुरुष T20 मैच में अंपायरिंग की है। किम कॉटन न्यूजीलैंड की रहने वाली महिला अंपायर है। अब देखिए यहाँ पे एक और महिला अंपायर है, इनका नाम है क्लेयर पोलोसेक। ये क्लेयर पोलोसेक जो हैं ये किम कॉटन से भी पहले अंपायरिंग कर चुकी हैं, मतलब पुरुष क्रिकेट में ये अंपायरिंग कर चुकी हैं। पर किम कॉटन का नाम पहले क्यों आ रहा है, मतलब क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि इतिहास रचा है, इस तरह की बातें हैं, तो उसको आगे हम लोग समझते हैं। देखिए किम कॉटन न्यूजीलैंड की रहने वाली महिला अंपायर हैं। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में किम कॉटन ने अंपायरिंग की है। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किम कॉटन ने एक महिला के रूप में ICC के 2 पुरुष पूर्णकालिक देशों के बीच T20 इंटरनेशनल मैच में बतौर फील्ड अंपायरिंग करके इतिहास रच दिया है। अब देखिए पूर्णकालिक देश मतलब क्या होते हैं, जो फुल मेंबर्स होते हैं ICC के, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़, जो मेन कंट्रीज़ होती हैं, जिनके मैचेस हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, ये सब जो न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो टीम्स होती हैं, श्रीलंका, ये सब फुल मेंबर्स होते हैं। और जो सहयोगी देश होते हैं, ठीक है, जैसे नामीबिया है, अमेरिका है, ओमान है, तो ये सब भी क्रिकेट में शामिल हैं, पर ये सब ICC के सहयोगी मेंबर्स हैं। तो 2019 में सहयोगी मेंबर्स कौन कौन से थे, नामीबिया और ओमान, इन दोनों के बीच जो मैच हुआ था उसकी अंपायरिंग की थी किसने, क्लेयर पोलोसेक ने। तब इनका नाम आया था कि पहली महिला बनी है जिन्होंने पुरुष क्रिकेट की अंपायरिंग की है। लेकिन वो सहयोगी देशों के बीच सीरीज़ थी, और ये जो है ये पूर्ण देशों के बीच पूर्णकालिक सदस्य देशों के बीच सीरीज़ है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। तो इसीलिए इनका नाम अभी एकदम से उछल के आया है। T20 सीरीज़ का है, ध्यान रखिएगा, ODI का नहीं है, ना ही टेस्ट का है, T20 सीरीज़ का है। टेस्ट का किसके नाम है, तो टेस्ट का भी इन्हीं के नाम है, क्लेयर पोलोसेक। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके पहले ऑफिशियल महिला अंपायर पुरुषों के मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसेक बनी थी, जो टेस्ट क्रिकेट में पहली महिला अंपायर बनी थी। टेस्ट क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी हुआ था उसमें ये 4th अंपायर के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, 4th अंपायर, फील्ड अंपायर ये नहीं बनी थी, ध्यान रखिएगा, 4th अंपायर थी। तो कुल मिला के बात यह है, अगर पूछा जाए कि पहली महिला जिन्होंने पुरुष क्रिकेट मैच में अंपायरिंग की है बतौर फील्ड अंपायर पूर्णकालिक देशों के लिए, पूर्णकालिक कहेगा तब तो ज़रूरी है, पूर्णकालिक देशों के लिए,
तो वो कौन है? किम कॉटन, किम कॉटन। ठीक है, अगर टेस्ट लिख देगा तो आँख मूंद के टेस्ट के लिए तो यही है, क्लेयर पोलोसेक ही है। किम कॉटन कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है। और क्लेयर पोलोसेक ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए, बात हो रही है क्रिकेट की, तो बात कर लेते हैं आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। इसकी अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। आईसीसी के सीईओ कौन है? जॉफ अलार्डिस। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस देश के साथ भारत ने पहली बार रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है रोमानिया, डेनमार्क, लातविया, एस्टोनिया होगा, गलती लिखा गया है एस्टोनिया। तो इसका आंसर आना कि ये है नहीं, इसका आंसर है रोमानिया। रोमानिया के साथ भारत ने पहली बार डिफेंस पैक्ट डील साइन की है। तो ये हम लोग को याद रखना है, देखिए पहली बार है इसलिए और इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंडिया एंड रोमानिया साइन फर्स्ट डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट। भारत ने रोमानिया के साथ पहली बार रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की स्थापना और उसका विस्तार करना। यह समझौता सैन्य उपकरणों के सहविकास, जो भी वेपन्स होंगे उसकी एक दूसरे को अच्छी समझ हो, उसका सह विकास करना, सह उत्पादन सहित पारस्परिक हित के विषयों पर विशेषज्ञता जो एक दूसरे के हित में हो, एवं ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भविष्य के सहयोग हेतु कानूनी ढांचा प्रदान करना। भारत और रोमानिया देश के राजनयिक संबंध औपचारिक रूप से वर्ष 1948 में स्थापित हुए थे। वर्ष 1948 में भारत और रोमानिया देश के राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे। ठीक है, राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे 1948 में, और अब जाकर के 2023 में रक्षा डील साइन की गई है। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में आयोजित कवच अभ्यास में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। इन चारों का संयुक्त अभ्यास है कवच। एक बड़ा और संयुक्त सैन्य अभ्यास है अभ्यास कवच, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक शामिल हैं। अंडमान और निकोबार कमांड, जो भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है, उसने एक सहयोगी सैन्य अभ्यास नामक कवच आयोजित किया है। सैनिक एम्फीबियस लैंडिंग, एयर लैंडिंग ऑपरेशन, हेलीबॉर्न ऑपरेशन, विशेष बल कमांडो के त्वरित प्रवेश जैसे कई अभ्यास किए गए हैं। ठीक है, ये एम्फीबियस लैंडिंग क्या हो सकता है? एम्फीबियस मतलब क्या होता है? उभयचर, जो जल में भी रह सकता है, ज़मीन पर भी रह सकता है। और तो यही कहना चाह रहा है एम्फीबियस लैंडिंग मतलब सैनिकों की जल में किस तरह से लैंडिंग होगी और ज़मीन पे किस तरह से लैंडिंग होगी, वो एयर से किस तरीके से कूदेंगे। उसके बाद एयर लैंडिंग ऑपरेशन, ये तो वही है एयर लैंडिंग ऑपरेशन, हेलीबॉर्न ऑपरेशन, तो इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस किए गए हैं। ये देखिए कितना प्यारा पिक्चर है, कितनी प्यारी इमेज है। इसमें ये दिखाया गया है, देखिए ये इस तरीके से जो बना हुआ है क्रॉस, ये भारतीय थल सेना, भारतीय सेना का साइन है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो बना हुआ है एंकर तरह का बना है, ये वाइट कलर का, ये भारतीय जल सेना का है, नेवी का। और ये जो इस तरीके से विंग्स बनी हुई है, पंख बने हुए हैं ब्लू कलर का, तो ये किसका है? ये है भारतीय वायुसेना का। और ये पीछे जो हैं ये एक तरीके से मान लेते हैं हम लोग कि कोस्ट गार्ड खड़े हुए हैं। तो इतना प्यारा पिक्चर है ये, बहुत बढ़िया है, खूब बढ़िया है एकदम। सब चीज़ मतलब सभी भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, सबको एक में समाहित कर दिया है। तो बहुत बढ़िया पिक्चर है। चलिए बात करते हैं एक बार चारों की कब स्थापना हुई थी, दिवस कब आता है और इसके प्रमुख कौन है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए IA मतलब इंडियन आर्मी, भारतीय थल सेना की बात करते हैं हम लोग, भारतीय सेना की। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। 15 जनवरी को इसका दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस। और इसके प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे। अगर बात की जाए भारतीय वायुसेना की, IAF भारतीय वायुसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसके अध्यक्ष कौन है? VR चौधरी। बात की जाए इंडियन नेवी की, भारतीय जल सेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। और
भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। बात की जाए आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड की, भारतीय तटरक्षक की, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो ये चारों हम लोगों को याद होना चाहिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चारों हम लोगों को याद होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश के राजा भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर थे? ऑप्शन हैं भूटान, ब्रिटेन, नेपाल, मालदीव। तो आंसर है भूटान। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की इन्होंने। उनके भारत के इस दौरे से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति के आसार देखे जाने की उम्मीद है। विदेश सचिव, देखिए यहाँ से एक चीज़ और पता चलती है, विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, ये वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा। इन्होंने कहा भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत के खास दौरे पर हैं। उनकी ये यात्रा लंबे वक्त से प्रस्तावित थी। ये भारत और भूटान के बीच लंबे वक्त से चले आ रहे द्विपक्षीय आदान प्रदान को आगे ले जाने की उम्मीद है। तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट हो गया दोनों देशों के लिए भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर मोदी जी कहीं किसी देश में जाते हैं तो उस देश के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ पे क्या कैसा क्या है। और अगर किसी देश का ऑफिशियल हमारे यहाँ आता है तो वो भी हम लोग को ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए भूटान के राजा आए थे, तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्फू। और भूटान दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो नेगेटिव कार्बन उत्सर्जित करता है, मतलब जितना ज़्यादा वो उत्सर्जित करता है उससे ज़्यादा वो सोख लेता है। तो इसीलिए भूटान इंपॉर्टेंट कंट्री है, इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ऑप्शन है सागर सेतु, सागर बंधन, सागर मंथन, सागर मैत्री। तो आंसर है सागर सेतु। सागर सेतु लॉन्च किया गया है। पोर्ट शिपिंग जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय रसायन विनिर्माण पोर्टल में लगातार विकास के लिए सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन मंत्रालय द्वारा लॉगिन मॉड्यूल, सेवा सूची, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, प्रमाण पत्र और ट्रैक एंड ट्रेस सुविधाएं प्रदान करता है। इतनी सारी सुविधाएं ये सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन है एक साथ प्रदान करता है। यह जहाज संबंधी विवरणों, गेट जानकारी, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, लेन देन से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करता है। कुल मिलाकर के जो भी शिपिंग, नाव, जलमार्ग, इन सब से संबंधित जानकारी हो वो ये प्रदान करता है ऑनलाइन। इस ऐप के द्वारा आयात और निर्यात प्रक्रिया से जुड़े शुल्कों के लिए डिजिटल भुगतान भी संभव होता है, जैसे कि शिपिंग लाइन शुल्क, परिवहन शुल्क, कंटेनर फ्रेट स्टेशन शुल्क। तो इन सब चीज़ के पैसे भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से क्या है कि जो सामान है, अगर जैसे ये देखिए फ्रेट स्टेशन लिखा हुआ है, फ्रेट स्टेशन मतलब कि जहाँ पे सामान रखे जाते हैं, मतलब एक तरह से जो गोडाउन होता है। अब उन सामानों की जानकारी लेनी हो, ठीक है, या लेन देन से संबंधित जानकारी लेनी हो, वो सब हो, या फिर उनसे जुड़े कुछ शुल्क हैं, मतलब पैसे हैं, तो उनका भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र इसी के थ्रू हो जाएगा। तो ये ऐप जानकारी भी प्रदान करेगा और ऑनलाइन पेमेंट भी करेगा। इस तरीके से सागर सेतु मोबाइल ऐप का उद्देश्य मंजूरी और अनुपालन के लिए टर्न अराउंड समय को कम करके सुविधा को बढ़ाना है। तो पहले जो समय लगता था मंजूरी में, अनुपालन में, इसमें जो समय वेस्ट होता था उसको रिड्यूस करके इस सुविधा मतलब जल्द से जल्द काम हो सके, इसीलिए यह सुविधा लाई गई है। इसीलिए मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है? फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शंस हैं सुधा शिवकुमार, सुधा राधाकृष्ण, अमिता गुप्ता, अंजलि तिवारी। तो आंसर है सुधा शिवकुमार। सुधा शिवकुमार ने फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO के 40वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे पुरानी महिला नेतृत्व वाली और महिला केंद्रित व्यापार मंडल है। फिक्की FLO दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना महिला नेतृत्व वाला और महिला केंद्रित व्यवसाय कक्ष है। FLO की स्थापना 1983 में, जबकि फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। ठीक है, 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के एक डिवीज़न के तौर पर हुई थी, जो भारत में
उद्योग और वाणिज्य का सर्वोच्च निकाय है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं? ऑप्शंस हैं मोहम्मद यूसुफ, हमज़ा यूसुफ, यूसुफ खान या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमज़ा यूसुफ। हमज़ा यूसुफ स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बनाए गए हैं। स्कॉटलैंड सरकार का सारा कामकाज प्रथम मंत्री ही संभालता है। प्रथम मंत्री या फर्स्ट मिनिस्टर, भारत के सापेक्ष में देखें तो प्रथम मंत्री का पद प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। तो मतलब इतना बड़ा पोस्ट होता है प्रथम मंत्री का स्कॉटलैंड में, प्रधानमंत्री के समकक्ष होता है। इस पद पर जिस नेता का चुनाव होता है वह स्कॉटिश मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। हाँ, एक तरीके से मंत्रिमंडल का अध्यक्ष है तो एक तरीके से वो प्रधानमंत्री इक्विवेलेंट हो ही जाएगा। स्कॉटलैंड में प्रथम मंत्री ही कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, जिसके ऊपर स्कॉटलैंड सरकार की नीतियों को तय करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदार है। चलिए ये तो ठीक है, उसके ऊपर सरकार है। तो स्कॉटलैंड के प्रथम या फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? तो वो हैं पाकिस्तानी मूल के हमज़ा यूसुफ। हमज़ा यूसुफ। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।